नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई खूनी झड़प में पीएलए यानी चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, वो हथियार बम बारूद या गोलियां नहीं थी, बल्कि कटीले और नुकीले डंडे, लाठियां और बेसबॉल बैट थे। ये कुछ ऐसे हथियार हैं जो आज के वक्त में किसी भी देश की सेना इस्तेमाल नहीं करती है। इन हथियारों को आखिरी बार इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। कटीले तारों वाला बेसबॉल बैट, कील निकले हुए डंडे, नुकीले चाकू, जी पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के खिलाफ हमले के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, वो तोप, गोले या गोलियां नहीं, बल्कि कंटीले और नुकीले डंडे, लाठियां और बेसबॉल के बैट ही थे। इस बीच ऐसे हथियारों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने क्रूर और दर्दनाक हथियार हैं, जो किसी भी सैनिक को गोली खाने से ज्यादा दर्द दे सकते हैं। इस हथियार को देखिए, ये लकड़ी की फंटियां हैं जिनमें चीनी सैनिकों ने कीलें लगा रखी हैं। हालांकि शुरुआत में भले ही इस तरह की खबरें आई हों कि इस झड़प में चीनी सैनिकों ने गोलियों का इस्तेमाल किया, मगर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर इन नुकीले हथियारों की खबर और तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है, जिनसे पीएलए ने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पर हमला किया। सिर्फ देश की ही नहीं, बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इस हमले को क्रूर और जंग के नियमों का उल्लंघन बताया है। बात सिर्फ 15 जून को गलवान में हुई झड़प में इस्तेमाल इन नुकीले हथियारों की ही नहीं है, बल्कि इससे पहले पेंगोंग लेक में हुई झड़प में भी ऐसी खबरें आई थी कि चीनी सैनिकों ने डंडे में कटीले तारों को लपेटकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। तब भी कई सैनिक घायल हुए थे। चूंकि भारत और चीन के बीच ऐसा समझौता है कि एलएसी पर पेट्रोलिंग यानी गश्त करने वाले सैनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए उसने अब इन पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो उस समझौते को गुमराह कर सकते हैं। अब इस खंजर को देखिए, जिन्हें आखिरी बार पहले विश्व युद्ध के दौरान गठबंधन सेनाओं ने इस्तेमाल किए थे। ये खंजर दो तरह से काम करता है। एक तो ये चाकू का काम करता ही है, साथ ही ये जो इसकी पकड़ है, वो न सिर्फ हैंड गार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके जरिए सामने वाले पर हमला भी किया जा सकता है। ये तब के हथियार थे जब दुनिया के पास मॉडर्न हथियार नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, इन हथियारों का इस्तेमाल बंद होता गया और यूएससी यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट चलन से बाहर हो गई। इसीलिए हमारी सेना उन तरीकों के लिए तैयार नहीं थी जिस हिसाब से चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर गलवान में अटैक किया। अब आते हैं भारत चीन के बॉर्डर समझौते पर। चीन के साथ 1993 में हुए समझौते के मुताबिक एलएसी पर गश्त करने वाले सैनिक अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और उनकी पीठ पर राइफल का मुंह पॉइंटेड जमीन की तरफ होगी, ये जाहिर करने के लिए कि ये एक पीसफुल बॉर्डर है और यहाँ पर किसी तरह की लड़ाई नहीं होगी। जाहिर है, भारतीय सेना के पास हथियार तो थे, मगर उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। हमें सीधे तौर पर तथ्य समझ लेने चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वे अपनी जगह को छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया। ये बहुत लंबे वक्त से होता आ रहा है। 1996 और 2005 के समझौते के मुताबिक आमने सामने होने की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दरअसल इस तरह की हाथापाई वाली झड़प दोनों सेनाओं में अक्सर हुआ करती है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हाल ही में नाथुला में भी झड़प हुई थी, मगर तब भी चीनी सैनिकों ने ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जो गलवान वैली में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर किया। इसलिए भारतीय सैनिक इस हमले का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। दरअसल कुछ वक्त पहले चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के नजदीक एक टेंट बना लिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा।
दोनों देशों की बातचीत में यह तय हुआ कि इस जगह से चीनी और भारतीय दोनों सैनिक पीछे हटेंगे। उसके मुताबिक अब चीन को यहां से अपना टेंट हटाकर पीछे जाना था, जिसके लिए भारत की तरफ से एक टीम भेजी गई और इस टीम को कर्नल संतोष बाबू लीड कर रहे थे। टीम को यह सुनिश्चित करना था कि चीनी दल वापस एलएसी की तरफ लौट जाए। मगर रिपोर्ट के मुताबिक जब भारतीय दल यहां पहुंचा तो चीन की सेना सेना और हथियारों के मामले में चीन भारत से भले ही थोड़ा आगे हो सकता है, मगर मौजूदा हालात चीन के खिलाफ और भारत के हक में है। कोरोना के चलते चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और चीन पर चोट करने का इससे अच्छा मौका भारत को मिल नहीं सकता। तो क्या भारत इस मौके का इस्तेमाल करेगा? आपको बता दें कि भारत के पास ऐसे 5 हथियार हैं जो चीन को चित्त कर सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। चीन को चारों खाने चित करने के लिए भारत के पास एक नहीं 5 हथियार हैं। तो सबसे पहला हथियार। चीन को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए भारत को तिब्बत का मुद्दा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र में जोर शोर से उठाना चाहिए। और मौजूदा हालात में यह तय है कि अगर भारत ऐसा करता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कोरोना पीड़ित तमाम यूरोपीय देश उसके साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर उसे अपनी सीमा में मिला रखा है और तिब्बत की गवर्नमेंट और तिब्बत के दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश से असाइलम में काम कर रही है। जाहिर है अगर भारत तिब्बत को अलग राष्ट्र मान ले तो ये समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में पहले ही तिब्बत को अलग राष्ट्र बनाने का बिल पास कर दिया गया है। अब आते हैं चीन को चित करने वाले दूसरे हथियार पर। दूसरा हथियार उइगर मुस्लिम। अगर भारत चीन के जिनजियांग में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे सरकारी अत्याचार का मुद्दा उठाता है तो भी चीन फंस सकता है, क्योंकि उइगर मुस्लिमों के नरसंहार को लेकर पहले भी कई मानवाधिकार संस्थाएं चीन को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जिनजियांग प्रांत में करीब 60% मुस्लिम आबादी है और ये आज से नहीं बल्कि 10वीं सदी से मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मंगोल और तुर्की मूल के लोगों की है और यहाँ सदियों तक मुस्लिम शासन रहा है। मगर तिब्बत की तरह चीन ने इस इलाके को भी हड़प लिया, लेकिन मुस्लिम आबादी होने की वजह से जिनजियांग हमेशा से कमजोर नब्ज रहा है और इसीलिए चीनी सरकार और प्रशासन उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करके उन्हें दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन न तो भारत और न ही किसी मुस्लिम देश ने चीन के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तीसरा हथियार बॉयकॉट चीन। भारत के साथ चीन सालाना $26 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ का व्यापार करता है। देश की कई बड़ी कंपनियों में उसका पैसा लगा हुआ है। पिछले 6 सालों से मेक इन इंडिया मिशन के बावजूद देश में चीनी सामानों की खपत लगातार बढ़ी है। मोबाइल फोन से लेकर मेहंदी के कोन तक हम हर तरफ चीनी सामानों से घिरे हुए हैं। जाहिर है बॉयकॉट चीन तभी मुमकिन है जब देश के लोग नहीं बल्कि सरकार चीन के साथ अपने तमाम आर्थिक समझौतों को रद्द कर दे।
चौथा हथियार ताइवान। अपने देश के साथ जुड़ती जमीनी सीमा के लिहाज से चीन ने तिब्बत और जिनजियांग पर कब्जा कर रखा है, मगर उसके साथ उसने उस ताइवान को भी अपने कब्जे में ले रखा है, जिससे उसकी जमीनी तो नहीं समुद्री सीमा मिलती है। और अगर भारत ताइवान को एक अलग मुल्क मान लेता है तो चीन मुश्किल में फंस जाएगा और इस मुद्दे पर भी अमेरिकी और यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं। दक्षिणी चीन के समंदर में चीन अमेरिका की जंग में जो सबसे अहम किरदार है वो है वियतनाम। दोनों देशों के बीच इस टसल का फायदा भारत उठा सकता है, जो न सिर्फ चीन पर नकेल कसने के लिए बेहतर विकल्प है, बल्कि उसे एक सख्त संदेश भी जाएगा। और भारत को यह ऐलान कर देना चाहिए कि वो दक्षिणी चीन सागर के विवाद में वियतनाम के साथ है। तो कुल मिलाकर अगर भारत चीन को जवाब देना चाहे तो उसके पास बिना जंग किए ही एक नहीं 5 रास्ते हैं चीन को चित करने के लिए। सुप्रतिम बनर्जी और मुनीश देवगन के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। गलवान वैली में भारत के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद चीनी सरकार के नुमाइंदे और चीनी मीडिया एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को भुक्तभोगी और भारत को विवाद पैदा करने वाले देश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत को धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चीन के इस प्रोपेगेंडा गेम को समझने की जरूरत है। गलवान वैली में भारतीय सेना के साथ हुई चीनी सैनिकों की इस झड़प की घटना को ड्रैगन बहुत होशियारी से खेल रहा है। चीन बड़ी चालाकी से इस संघर्ष में नेपाल और पाकिस्तान को भी शामिल करता जा रहा है। सीमा पर तनाव के बीच भारत के सख्त रुख के बाद अब चीनी मीडिया भारत को घेरने के लिए प्रोपेगेंडा के तहत दोषी ठहरा रहा है। और हमारे चीन के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी सीमा विवाद हैं। और अगर भारत तनाव को बढ़ाता है तो उसे 2 या 3 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान तो पहले ही चीन की गोद में है, मगर अब चीनी मीडिया इशारों ही इशारों में यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि कभी भारत का करीबी रहा नेपाल भी अब उसके पाले में है। इतना ही नहीं, चीन लगातार भारत को धमका रहा है कि वो देश में अमेरिका समर्थक लॉबी को रोके, नहीं तो इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए ने तिब्बत में कई युद्धाभ्यास किए हैं, जिसका मकसद किसी भी गंभीर हालात के लिए खुद को तैयार करना है। और तो और चीनी मीडिया इस मसले में सीमा विवाद का जिक्र करके नेपाल को भी घसीटने की कोशिश कर रही है। गलवान घाटी में एलएसी के नजदीक हुए भारत चीन के संघर्ष में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। भारत लगातार न सिर्फ चीन के साथ बल्कि नेपाल के साथ भी सीमा विवाद को उलझाने की कोशिश कर रहा है। चीन की इस चालबाजी से यह भी साफ हो जाता है कि जिस सीमा विवाद को लेकर नेपाल और भारत में तनातनी बढ़ी, उसके पीछे भी चीन ही था। अब आते हैं इसकी वजह पर कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल भारत ने लद्दाख रीजन में सड़क बनाने के काम को तेज कर रखा है और चीन इस प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरह से रोकना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत के ऐसा करने से लद्दाख हड़पने का उसका मिशन फेल हो जाएगा। सुप्रतिम बनर्जी और लोकेंद्र सिंह के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।